क्या बोल रहे थे हम? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बच्चों ने हर्ट और हार्ट की कंफ्यूजन में नाम चैप्टर का पूरा बोलना स्टार्ट कर दिया है। कहते नहीं बोलेंगे हर्ट या हार्ट, है ना? हार्ट। हार्ट, हाँ। हम पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और इसके अंदर हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? कार्डियक साइकिल। हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ लिया था लिम्फ, है ना? उसके बाद हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल। उसके बाद क्या पढ़ा? हार्ट साउंड, स्ट्रोक एंड कार्डियक वॉल्यूम, आउटपुट। उसके कैलकुलेशन बाद वाला पार्ट। और ब्लड वेसल्स पढ़ लिए हमने, डबल Blood- सर्कुलेशन पढ़ लिया है। ईसीजी पढ़ेंगे। अच्छा, इजी इजी पढ़े हैं, तब समझ आ नहीं रहे थे, तब इसको डाउट आ रहे थे उसी स्ट्रोक वॉल्यूम में। अब कह रहे इजी इजी पढ़े हैं। ये अच्छा है। नो मैम, मैंने बोला कि ईसीजी पढ़ेंगे आज, ईसीजी पढ़ेंगे आज, ऐसा बोला मैंने। मुकर जा मुकर जा, शाबाश। ये देखो 1 2 4 1 2 4 मेरी अपनी गिनती चल रही है। 3 आता है देवी, 3 आता है। चलो, फोर्थ है अपने पास। फोर्थ क्या है अपने पास? आज हम पढ़ेंगे ईसीजी। और अगर हमें मौका मिला तो हम कुछ इजी इजी टॉपिक और कर लेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग तो आपको एक और चैप्टर में आती है। कौन सा चैप्टर है वो? जेनेटिक्स में। हाँ, जेनेटिक्स में। शाबाश, बच गया। आंसर कम, क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। ऐसे बोलो जेनेटिक्स में ना, जेनेटिक्स में सस्पेंस सा क्रिएट करके कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, गलत हो गया तो मैं बोल दूंगा मैम मैं तो पूछ रहा था, सही हो गया तो बोल दूंगा हाँ मैं आंसर दे रहा था, है ना? ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड, एक्चुअल में ब्लड क्या होता है, ठीक है, किस किस चीज़ों से बना होता है? बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से बना होता है। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ब्लड पढ़ाना, हाय हाय, पढ़ाना पड़ेगा लेकिन मुझे, क्या करे, पापी पेट। और ब्लड के अलावा हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, वोन हीलिंग भी जिसको कह सकते हैं, ठीक है? टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई इंपॉर्टेंट तो है। लिम्फ और ब्लड का क्वेश्चन ऐसे कंपैरेटिव आ सकता है, ठीक है? लिम्फ और ब्लड के ऊपर से क्वेश्चन। ईसीजी पे एक क्वेश्चन बनता है, ये डिजीज के साथ मिक्स होके आ सकता है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर डिजीज का कराऊंगी तो उसमें ये पार्ट आएगा। ओके, और ब्लड वेसल्स के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। बेसिकली हर एक पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो फिर आज समझते हैं ईसीजी क्या होता है। सो टिपिकल सीन होता है जो मूवीज में, वो कैसे दिखाई देता है जब कोई मरने वाला होता है तो कैसे से दिखाते हैं वो देखा है पुरानी वाली स्पेशली मूवीज में? जिगजैग लाइन में। ऐसे, है ना, ऐसे पर ऐसे ऐसे लाइनें आती रहती है, फिर जब वो मर जाता है तो लाइन कैसे हो जाती है? स्ट्रेट। बिल्कुल। फिर वो बाहर कोई रो रहा है, अंदर कोई रो रहा है, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना? तो ये टिपिकल मूवी का सीन होता है। तो ये होता क्या है, ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है, मतलब ये जो ग्राफ बेसिकली स्क्रीन पे आएगा ना, अब ये ग्राफ की फॉर्म में निकलेगा, पेपर की फॉर्म में। तो ये जो ग्राफ होता है इसे हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली एक मशीन होती है, एक टीवी जैसी मशीन होती है ना? तो एक मशीन होती है जिसके ऊपर ये स्क्रीन पे आपको ऐसे लाइंस दिखाई देती है, फिर ये रीडिंग निकल के आती है। तो एक्चुअली ये नोट क्या करती है? तो सबसे पहले मशीन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हाँ, ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। तो एक ग्राम है मशीन का नाम, ठीक है? और इस ग्राफ का नाम क्या होता है? ओ सॉरी, मशीन का नाम ग्राफ है, सॉरी, ये रहा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, GRAPH। तो ग्राफ है मशीन का नाम, और ग्राफ जो नाम होना चाहिए था वो है ग्राम, उल्टा होता है बेसिकली, जो सीधा रख रहा है ना वो फिर गलत ही है। तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है? तो मजाक हुआ है, मशीन का नाम ग्राफ है और जो ग्राफ वो बनाती है उसका नाम ग्राम है, ठीक है? तो इस गलती को गलती से भी गलत मत करके आना, एग्जामिनर हंस देगा ठीक है? बहुत कॉमन सी बात हो गई अब तो ये। ओके, सो ये एक मशीन है, लेकिन ये मशीन करती क्या है, ये बताती क्या है? ये ऐसे 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 लाइनें, पता क्या चला? किसकी एक्टिविटी बता रही है? मैम हेल्प टू कनेक्ट Activity of heart. रेस्पिरेटरी हार्ट। हाँ, टिपिकली हार्ट की एक्टिविटी बता रही है। हार्ट की एक्टिविटी होती क्या है, करता क्या हार्ट? मैम पंप। ब्लड को पंप करता है ना? और हार्ट के मसल्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है? सिग्नल्स जाते हैं, याद है? कार्डियक मसल्स के बीच में सिग्नल कौन से जंक्शन से होके जाते थे? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। कहाँ पर होता है गैप जंक्शन?
दो सेल के बीच में Intercalated Between the इंटरकैलेटेड branching of two cardiac cells. इंटरकैलेटेड। हाँ, क्या बोल दिया तूने? क्या बोल गया साहिल? No मैम कुछ नहीं. एकदम से बोल गया, मैं सुना नहीं। हाँ, पता नहीं क्या बोला। ब्रांचिंग में होते हैं, वी कार्डियक सेल्स की ब्रांचिंग में होते हैं जहाँ पे जोड़ने के जो लिए. दो सेल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, इंटरकलेक्टेड डिस्क होती है, वहाँ पे गैप जंक्शन होते हैं, उनके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हो, तो सिग्नलिंग। तो ये वाली जो मशीन है ना, ये वो सिग्नलिंग नोट करती है। अगर सिग्नलिंग में गड़बड़, तो जो हार्ट है उसके सिस्टोल और डायस्टोल में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सिग्नलिंग की वजह से ही तो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है ना। तो ये उस रीडिंग को रीड कर लेती है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ना हार्ट के अंदर, अपन इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब है कि हार्ट की फंक्शनिंग में गड़बड़ है। ठीक है, तो जैसे हमने नॉर्मल कार्डियक साइकिल पढ़ी है ना, सिस्टोल इतने सेकंड का है, डायस्टोल इतने सेकंड का है, तो एक पर्टिकुलर सा ग्राफ बनता है हर बार नॉर्मल हार्ट में। लेकिन जिसके हार्ट में भी गड़बड़ है, वो ग्राफ से थोड़ी डेविएशन हो जाएगी, मतलब नॉर्मल पिक्चर से थोड़ा अलग दिखेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कहीं 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 कोई दिक्कत है। ठीक है, उस दिक्कत को भी पढ़ने का तरीका है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ईसीजी, सबसे पहले जो दो वर्ड्स की तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए वो यही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इस लास्ट वर्ड पे फोकस करना है और इसको गलत नहीं करना है। ग्राफ पढ़ के लगता है ना ग्राफ होगा, तो वो ग्राफ नहीं होगा, बस इतना याद रख लेना। सो इट इज अ मशीन यूज टू मेक चार्ट्स दैट शो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? अगर सिंपलेस्ट क्वेश्चन है तो ये बन सकता है कि ये जो भी मशीन होती है क्या नोट करती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर सकते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इट टेल्स अबाउट द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेसेस दैट आर अकरिंग विद इन द हार्ट। हार्ट के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं ये। अब उसमें दो टर्म्स आ गई जो हमें पढ़नी है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ठीक है, ये दो टर्म हमें समझ आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हुआ था। अब मेरे को बताओ, किसी ने न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ा है 11th ग्रेड में? ब्रेन, हाँ भाई, विजय कहाँ है? आए क्लास में? अगर आया तो आज ही गया, बच गया, आया नहीं है। किसने पढ़ा है वो न्यूरॉन वाला चैप्टर, सिग्नल ट्रांसमिशन विद इन अ न्यूरॉन? अरे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, इतना तो बताओ सुना है या नहीं? यस मैम, सुना है। Yeah, man. हाँ बता, अब तू बता। ये मैम नहीं अनीश फंस गया, बता भाई अनीश क्या सुनना है? मैम इसके सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं और वो उनसे इसमें साइनेप्स होते हैं जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। और इसमें और जो सोडियम पोटेशियम आयंस की बात करो, सेल के अंदर, एक टिपिकल सेल के अंदर कौन सा आयन ज्यादा होता है, सोडियम या पोटेशियम? सोडियम। इनसाइड सेल जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है पोटेशियम। ठीक है, इनसाइड या सेल मोर मैम। पोटेशियम होता है। ठीक है, मोर पोटेशियम। ओके, फिर भी इंटरनल ऑफ द सेल मोस्टली नेगेटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है। चलो वो तो न्यूरॉन वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगी। इनसाइड द सेल मोस्टली पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है एंड सोडियम का अमाउंट बाहर ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो ये जो आयंस है, हम कहते हैं ना कि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखनी होती है बॉडी में। अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाए तो इंसान लटक सकता है, मतलब निकल लेगा, वो रास्ते लग जाएंगे उसके। क्यों? क्योंकि तुम ये देखो, एक सेल के पास आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लगभग डिसाइडेड होती है कि इतने आयंस अंदर है, इतने आयंस बाहर है। अब मान लो किसी को, जैसे पहाड़ों में ट्रेवल करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग गई, या किसी को लूज मोशंस लग गई, तो लूज मोशन और उल्टियों में क्या होता है, पानी बॉडी से जल्दी निकलता है और उसके साथ आयंस जल्दी निकल जाते हैं। या किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती चली जा रही है, ठीक है, तो बॉडी से सॉल्ट निकलते चले जा रहे हैं। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि बॉडी से आयन का लॉस होता है। अगर उस इंसान को तुम जल्दी से पानी ना मिलाओ, और हमेशा कहते हैं ना वो ORS का घोल पिलाना चाहिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाने चाहिए, नमक चीनी वाला पानी पिलाना चाहिए, वो ताकि आयंस का बैलेंस मेंटेन हो जाए, ऑस्मोलैरिटी बॉडी की बनी रहे। अगर ऑस्मोलैरिटी बिगड़ जाती है ना, तो ये सेल्स के आसपास जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है बिगड़ जाती है, तो सिग्नलिंग बिगड़ जाती है, सिर्फ हार्ट की नहीं, पूरी बॉडी की। तो इसलिए ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, राइट। इसलिए बहुत ज़्यादा जो लूज मोशन की वजह से इंडिया में बहुत बच्चे मरते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है और वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो किड्स जनरली, छोटे बच्चे डाई अ लॉट इन बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया में। सो आयंस कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का हम आगे रोल पढ़ेंगे, और यही रिस्पॉन्सिबल है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे।
ये Yes, लिख ma'am. लिया? ये इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, लिख ही लिया होगा तुमने। No, ma'am. अच्छा, क्या कर रही थी? बातें सुन रही थी मेरी? Yes, ma'am. आज बच्चे कम क्यों आए हैं, पहले ये बताओ, चक्कर क्या है? जानना चाहेंगे हम। मैम उन्हें लगाना शायद कि पहले फिजिक्स की क्लास है। मत किया करो यार ऐसे, मान जाओ यार, ऐसे मत किया करो। कितनी बार बताऊं, बायो से नीट नहीं निकलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लगेगी। मत किया करो ऐसी चीजें। लिख लिया भाई तूने? या मैम। लेकिन उनके साथ होगा बहुत बढ़िया, क्योंकि 7:15 में तो फिजिक्स की क्लास होगी। यस मैम। यार साहिल चुप करके बैठ जाओ, तुम ज्यादा बोलते हो। चलो आगे चलो। आओ भाई, टर्म्स डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन यही खत्म करते हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। ईसीजी बहुत आसान है। देखो, एंट्री ऑफ ए सोडियम आयंस Na2 पॉजिटिव इनटू द कार्डियक सेल्स। मैंने तुमको अभी बोला ना, सेल के बाहर ज्यादा होंगे सोडियम आयन। तो देखो, ये एक सेल है। अरे कार्डियक सेल ऐसे क्यों बनाऊंगी मैं, व्हाइट कलर का बनाऊंगी जब मैंने कल बनाया था। तत् ऐसे बनाएंगे हम। ये कार्डियक सेल है। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ कि जो सोडियम आयंस है वो अंदर की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, जब सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे, एज अ रिजल्ट डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, तो जब भी सोडियम आयंस, आपसे क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा। और ये जो मैं पॉइंट करा रही हूँ ना ईसीजी में, अगर पेपर में मीडियम और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो इसकी स्टेटमेंट से बनते हैं कि डीपोलराइजेशन पे हुआ क्या, रीपोलराइजेशन पे हुआ क्या। डीपोलराइजेशन से हमें क्या याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, सिस्टोल डायस्टोल? सिस्टोल। स्टॉल। टोल, हाँ ठीक है। और रीपोलराइजेशन से क्या मतलब है, रिलैक्सेशन, रिलैक्स। तो हमें कैसे याद रहेगा, देखो ट्रिक याद कर लो, आर से रीपोलराइजेशन, आर से रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब है डायस्टोल। ठीक है, क्योंकि सारे सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। सारे सेल रिलैक्स करेंगे तभी तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। और ऐसा नहीं है सारे सेल एक साथ रिलैक्स करेंगे, धीरे धीरे होंगे। जैसे साहिल ने बहुत अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एवी नोड से सिग्नल जाएगा तो एकदम से एपेक्स के पास चला जाएगा, धीरे धीरे एपेक्स के पास जाएगा। तो धीरे धीरे रास्ते में सारे के सारे सेल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम बोलेंगे कि क्या हो गया, कि ये हमारा दिल है, छोटा सा प्यारा सा भोला सा, इस दिल के जो सेल्स है उनके अंदर हमने देखा कि सोडियम आयन कार्डियक सेल के अंदर चले गए। ठीक है, तो मान लो ये ऐसे नोड है, सिग्नल जेनरेट हुआ। ठीक है, सिग्नल जेनरेट हुआ का मतलब क्या हुआ कि जितने यहाँ पे सेल थे ना, उन सेल्स के अंदर सोडियम आयन जाने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इन सेल्स के अंदर जब सोडियम आयन जाने स्टार्ट हो गए तो वो वाला सेल क्या हो गया, सिस्टोल के अंदर चला गया, वो सेल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और उस सेल को हम बोलेंगे कि उसमें डीपोलराइजेशन होगी। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे आर्टरी के सेल मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर दे, अब आर्टरी के सेल रिलैक्स भी तो करेंगे ना, अब थोड़ा चिल भी तो करेंगे। तो रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, रिलैक्स के टाइम पे पोटेशियम आयन के पॉजिटिव आयन, मोस्ट अबंडेंट आयन इनसाइड द सेल। तो ये एक नीट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर बोलोगे ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कहाँ से आया? तो ये आप सेल में भी पढ़ते हो और जेनेटिक्स में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो पोटेशियम आयन विल मूव आउट ऑफ द सेल टू मेक द सेल रिलैक्स। अब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाते हैं ताकि सेल थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम आयन की मूवमेंट की वजह से रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन है। गॉट इट? नहीं समझ आया? ये मैम। क्या नहीं समझ आया? ऐसा क्या समझ आया ये बता दे, प्यास बहुत लग रही है। मैम आ गया लाइफ लाइन। समझ। ये देख, ये सेल है, नॉर्मली पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके जीवन में। ठीक है, अब इस सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट होगी, तो ये सेल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऐसे था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेंटर की तरफ है बहुत सारे पोटेशियम और बाहर की तरफ है बहुत सारे सोडियम। तो सेल ऐसे मस्त पड़ा था, सडनली बाहर से सोडियम सेल के अंदर मूव करने लगी। तो जब सोडियम सेल के अंदर मूव करने लगे तो सेल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इसको मैं बोलूंगी कि इसकी जो मेम्ब्रेन हो रही है ना, इसकी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो हो रही है डीपोलराइज। तो मेम्ब्रेन में होती है डीपोलराइजेशन का प्रोसेस। तो डीपोलराइजेशन कुछ नहीं है, वो प्रोसेस है। लिख देती हूँ, सोचने की बात है, वैसे कैसे पता चलेगा, है ना? अ प्रोसेस इन सेल मेम्ब्रेन। कार्डियक सेल की बात हो रही है तो कार्डियक मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है,
तो सेल की मेम्ब्रेन में जो ये प्रोसेस हुआ ना कि सोडियम आयन अंदर की तरफ आ गए, तो मैंने उसको बोल दिया डीपोलराइजेशन। इसका रिजल्ट क्या हुआ, सोडियम जब अंदर की तरफ आए सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी सेल को रिलैक्स भी तो होना है ना, ऐसे तो रह नहीं सकता चिपका हुआ हर टाइम। तो इसको बाहर जाने के लिए क्या होगा, इस सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो जब पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर सोडियम की कमी होगी ना, पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी। सो पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। जब पोटेशियम बाहर मूव करेंगे तो ये मेम्ब्रेन हो जाएगी क्या, रीपोलराइज, और ये सेल दोबारा से रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दो प्रोसेस हुआ, समझ आई? मैम ये लास्ट लाइन क्या लिखी आपने? हाँ लिखी है, ये बता। मोस्ट अबंडेंट आयन इनसाइड द साइड। इनसाइड द सेल, लास्ट लाइन है ये लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है। समझ में आ गया अब? मैम ये मैम। ओके, चलूं आगे। नहीं चलूं आगे? ओके, ये मैम। understanding depolarization and repolarization are the electrical activities of the heart and these are noted in ECG. ECG में ना इसी मूवमेंट को नोट करते हैं कि सोडियम आयन पोटेशियम आयन की जब मूवमेंट होती है ना, उसी डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है ECG में, और इसी को हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहते हैं ना हम एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, तो हार्ट के अंदर जो ये आयोन्स की मूवमेंट हो रही है वही उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। ठीक है, वहाँ पे करंट नहीं दौड़ रहा, ऐसे मत समझ लेना। दूसरा, ईसीजी ग्राफ जो होता है, डिफरेंट पीक्स आर विजिबल दैट रिप्रेजेंट दीज प्रोसेसेस। डिफरेंट पीक्स तुमको दिखती है जब ये डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन एट्रिया के अंदर हो रहा है, हार्ट के 4 चैम्बर है ना, उसके अकॉर्डिंग तुमको एक्टिविटी दिखेगी। अगर यही प्रोसेस कब हो रहा है, हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ना, सिस्टोल। थोड़ा सा सोचो, ऐसे तो बहुत सिंपल काम है, एक सिस्टोल होगा उसमें एक डायस्टोल हो जाएगा उसमें। ठीक है, एट्रिया में सिस्टोल होगा तो तुमको हार्ट के ऊपर मतलब ईसीजी में एक पीक दिखाई देगी। वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तुमको एक पीक दिखाई देगी। वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा तो तुमको एक पीक दिखाई देगी। ठीक है, तो 3 बार तुम्हें पीक दिख जाएगी जब वेंट्रिकल और एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है, बस इसी को ईसीजी का ग्राफ कहते हैं। तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, अगर उस स्टैंडर्ड ग्राफ से तुम्हें कोई डेविएशन दिखाई देती है तो हमको पता चल जाता है कि भाई कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। बात क्लियर? ये मैम। अच्छा, फिर इसको उतार लो। क्या हो गया, तुम चुप चुप क्यों हो गया तुम्हारा? चलूं आगे? डन मैम। इतने चुप चुप क्यों हो, क्या हुआ? कैसी चल रही है तुम्हारी रिवीजन? अबे ये क्या था? ये तुम मन की आवाज से मुझसे बातें मत करो, मुंह खोल के बोलो या हाथों से टाइप करके। कैसी चल रही रिवीजन? आज नवंबर कौन सी है? 3. 3 नवंबर होगी। कैसी चल रही रिवीजन? मैम अच्छी चल रही है। रिवीजन स्टार्ट करी है? यस मैम। तो ये गिन के मैम। 3 बच्चे बोलते हैं, ये अभी 2 ने बोला है। तरुण ये टाइप कर सकते हो, सोनाक्षी, सिमरन, सिमरन भारद्वाज, शायना, शालिनी, साइना, सानिया, साहिल, अरे कितने ऐसे नाम के लोग हैं यहाँ। रिया, रेणुका, राब्या, प्रिया, प्रीति, पल्लवी, पलक, मीनाक्षी, मीनाक्षी ने बात करना छोड़ दिया है। कुलदीप, कृतिका, किरणा, कामना, हेमराज, गुरप्रीत, दिव्यांजलि, अनीश, आंचल, धीमन, आंचल, ये भी धीमन ही है, 2 आंचल धीमन है हमारे पास। ईमान। धीमान, धीमन, सॉरी, माय बैड, आंचल धीमान। तो तू क्यों मुस्कुरा रहा है, मैं नाम गलत ले रही हूँ तो? मजाक उड़ाता, शर्म नहीं आती तुम्हें? तरुण कर रहे हो ना रिवीजन? मैम। रिवीजन करते रहना भाई, नवंबर है, बहुत बढ़िया से सिलेबस हाथ में आ जाएगा तुम्हारे। नवंबर दिसंबर ना राजा वाले टाइम है, जो जनवरी में आया उसी टाइम रिश्तेदार पूछना स्टार्ट हो जाएंगे कि तुम्हारा बच्चा भी तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है। कैसी चल रही है तैयारी?
बता रही हूँ, जनवरी से रिश्तेदारों को भनक पड़ जाएगी कि तुम कर रहे हो मेडिकल की तैयारी। दिसंबर तक सिलेबस संभाल लो, मौका है अभी अच्छा। यस मैम, तरुण के 2 यस मैम आए, लगता है तरुण के ऊपर काफी बीती है। चलो तरुण जवाब मत देना इसका, बहुत सारे बच्चों ने हेडफोन्स नहीं लगाए। मेरी कंप्लेन हो जाएगी। चलो, तो ये क्या दिख रहा है हमें, क्या है ये? Stress complex. हाँ, PQRST complex. बड़े चालाक हो। पूरी को क्या कहते हैं? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट। Electrocardiogram. बड़े चालाक हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ऐसा जवाब दे रहे हैं कि मैं गलत भी नहीं बोल सकती। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये, ठीक है, ग्राफ नहीं है। जिसने ग्राफ सोचा वो गए उसके 4 नंबर पानी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपको पीक दिखाई देगी। जितने हायर ग्रेड में जाओगे ना उस पीक को ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारे लिए हम इसको दोबारा पढ़ेंगे कल जब हम डिसऑर्डर करेंगे, ठीक है। हम में भी पढ़ेंगे, आज हम इसको बेसिक से पढ़ते हैं। तो आपको एक दिख रही है पी पीक, है ना। तो यहाँ पर जो है लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको मैं इस पॉइंट को पीक कहूंगी। समझते हो ना, पीक चोटी, पहाड़ों से हो तुम्हें तो पता ही होगा। ये पीक है, पी पीक। उसके बाद पी पीक तुम व्हाइट कलर से देख रहे हो, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से बनाई है। अगर अलग अलग पेन है तुम्हारे पास तो अलग कलर से बनाना मौका है और वैसे डिजाइन बनाने का। फिर देखो क्यू वाली जो है ये लाइन नीचे की तरफ डिप करती है ना। एक बार नीचे की तरफ डिप करती है, लेकिन इस पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा। QRS, तो इसमें हम कहते हैं एक तो P वेव है, ठीक है। फिर हमें कहते हैं कि एक QRS क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। फिर हम कहते हैं कि ऊपर जाके देखो तो हमें दोबारा से एक T वेव दिखती है, ठीक है। तो हमें 3 इवेंट यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं, राइट, ओके, Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है। उसके बाद अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो P वेव है ना यहाँ से यहाँ तक, राइट, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें बता रही है एट्रियल सिस्टोल। मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, Atrial contraction. बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, यस। कॉन्ट्रैक्ट करके वो कितना % ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचाते हैं? ये पढ़ते नहीं हो तुम लोग? कितना % ब्लड कराते हैं? 3 बार रिवाइज करा लिया मैंने। पैसिवली वो वेंट्रिकल में ब्लड फेंकते रहते हैं, राइट। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करके बचा हुआ कितना % भेजते हैं? मैम मुझे फोन क्यों कर रहे हैं, क्लास ले रही हूँ मैं। QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स आपको क्या बताता है? आवाज आ रही है मेरी? जो मैम QRS कॉम्प्लेक्स आपको बताता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को दूसरा वर्ड क्या यूज करूंगी मैं? Systole. हाँ, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ भेजता है? Pulmonary artery. और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, वेल्व्स के साथ क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है और Tricuspid सेमिलर close हो जाते हैं ओपन होता है। और ओपन कौन सी होती है? सेमिलर Semilunar valve. और मैट्रियल वेल्व, यस। और हार्ट की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। हाँ, Closing ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों वेल्व्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रिया क्या कर रहा होता है? क्वेश्चन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रिया क्या कर रहा होता है? डायस्टोल। डायस्टोल में होता है, राइट। हाँ, रिलैक्स में होता है। तो ये वाली बात ना इस ग्राफ में नहीं फोकस करते, हम फोकस करते हैं वेंट्रिकल के ऊपर, क्योंकि वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को ब्लड देना है, ठीक है। तो एट्रिया की रिलैक्सेशन पे यहाँ फोकस नहीं होता। तो QRS ये भी हमें बता रहा है कि इस टाइम पे, एट दिस टाइम, ये लिख लो, ये कहीं मेंशन नहीं होता, एट दिस टाइम एट्रिया रिलैक्स, एट्रियल डायस्टोल।
तो ये कहीं मेंशन नहीं है, इस चीज को लिख लेना। इसने मुझे स्कूल में बहुत तंग किया था, मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। अब आगे टी वेव। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर। अगर वेंट्रिकल सिस्टोल में था तो वेंट्रिकल के साथ क्या होगा? डायस्टोल। Diastole, एग्जैक्टली, relaxation. यस। अरे यार, बायो में ना अगर तुम प्रोसेस को ढंग से समझ रहे हो ना, सीक्वेंस वाइज ही चलने वाला है। खाना मुंह से गया तो इसोफेगस में जाएगा, दिमाग में थोड़ी चला जाएगा, फिर स्टमक में ही जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में ही जाएगा। तो ऐसे ही है प्रोसेस हार्ट का भी। अब तुमको समझ आ गया ना, एट्रिया के बाद वेंट्रिकल की बात ही होनी है। तो अगर नहीं भी आंसर तुमको याद है, तुम तुक्का तो मार ही सकते हो, लॉजिकली सोचोगे तो, राइट। तो ये वेव्स ये रिप्रेजेंट करती है। इतनी बात समझ आई? चलूँ आगे। यो मैम। मेरा नेट ना अनस्टेबल हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करती हूँ, तो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलो, तो पॉइंट टू रिमेंबर इज पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये थोड़े साइंटिफिक वर्ड हो गए। पी क्या होगा, क्या मतलब है? टाइम व्हेन एट्रिया गेट डीपोलराइज्ड एंड वेव ऑफ डीपोलराइजेशन रीच्ड। देखो, पी वेव तो समझ आ गया हमें कि एट्रिया सिस्टोल के अंदर जा रहा है। तो अगर वो सिस्टोल के अंदर जा रहा है तो सिस्टोल के लिए हम पीछे क्या वर्ड यूज करते थे? ये देखो, सिस्टोल का क्या मतलब है? डीपोलराइजेशन। मैं कह सकती हूँ ना कि एट्रिया अब डीपोलराइजेशन में ही जा रहा है। कुछ गलत कहा मैंने? बात समझ आई ना? डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल। जिसको नहीं अभी भी याद हुआ साइड में लिख लो, मतलब सिस्टोल। और रिपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल। तुमको बस ये दो वर्ड का मीनिंग साथ साथ चलना है, ठीक है। अब देखो, पी वेव हो गया। अब पी क्यू का टाइम। पी क्यू का है ये वाला टाइम है जो पी क्यू। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से, इसे यहाँ तक कर लो, ब्लू वाली लाइन को ना यहीं तक। अब पी क्यू का टाइम है यहाँ वाला, रुको यहाँ पे कराती हूँ। कहाँ है पी एन क्यू? अरे कहाँ गई लाइन हमारी? ये वाला इंटरवल। तो इस इंटरवल की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे ना एक डायग्राम ऐसा बना लो और इसके साथ नीचे लेबलिंग कर लो, क्योंकि तुम्हें आसान रहेगा। तो पी क्यू की क्या बात कर रहा है? पी क्यू क्या है? इट इज द टाइम व्हेन एट्रिया गेट डीपोलराइज्ड एंड वेव ऑफ डीपोलराइजेशन रीच्ड। देखो, हम कह रहे हैं कि एट्रिया डीपोलराइज होता है जहां पर, इस वेव में, लेकिन एट्रिया के पूरे सेल धीरे धीरे डीपोलराइज हो रहे हैं ना, तो अभी भी डीपोलराइजेशन वहां पे चल रही थी, ठीक है। तो पी क्यू वो रिप्रेजेंट करता है। आगे आओ। क्यूआरएस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम इसको, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करेंगे ना सैटरडे को, तो तुम देखना, ठीक है। टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो नीट का एक क्वेश्चन ये था कि एंड ऑफ सिस्टोल को कौन सी वेव मार्क करती है? टी वेव मार्क करती है कि एक सिस्टोल अब खत्म हो चुका है, ठीक है, कंप्लीटली एक सिस्टोल एक्चुअल में पूरा खत्म हो चुका है। ऑलराइट, इसकी एंडिंग मार्क करेगी इस चीज को, क्योंकि इस पूरी लेंथ में वो धीरे 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 होता चला जा रहा है रिलैक्सेशन में, ठीक है। तो जब इसका एंड रीच होगा ना, तब एक्चुअल में रिलैक्सेशन हो जाएगी। समझ आई? तो ऐसा नहीं कि वेव पीक पे पहुंच गई तो यहाँ पे सारे सेल्स हो गए। सेल में प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अभी भी कुछ सेल रहते हैं। एंड तक जाने पे, जब ये वेव एंड पे पहुंच जाएगी, तब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये बात समझ आई क्या बोला मैंने अभी? मैम रिपीट कर दो। ओके, देख, तो सिंपल सी बात कह रहा है कि ये टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती थी, ये बता। देख के बता दो। Diastole, हाँ, कि वेंट्रिकल क्या करते हैं इस टाइम पे? relax. रिलैक्स रिलैक्स। करते हैं ना। हाँ, है ना। तो देखो, ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ए, लेट्स से पॉइंट बी, लेट्स से पॉइंट सी, ठीक है। तो ए पे वेंट्रिकल के सेल रिलैक्स करने स्टार्ट कर गए, बी पे मैक्सिमम वेंट्रिकल के सेल रिलैक्स कर रहे हैं, मैक्सिमम सेल्स हो चुके हैं, ठीक है। लेट्स से वेंट्रिकल के अंदर हमारे 100 सेल्स थे, तो ए पे 10 सेल रिलैक्स हो गए, बी पे लगभग लगा लो 70 सेल रिलैक्स हो गए, ठीक है। सी पे अभी भी रिलैक्सेशन चल रही है, और हम कह सकते हैं अराउंड सी सारे सेल अब रिलैक्स कर चुके हैं 100 के 100, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि जो वेव होती है ना, ये आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। तो जहां पे ये वेव खत्म होती है, वहां पे वो प्रोसेस खत्म होता है। समझ आई? यो मैम। बहुत बढ़िया। चलूं आगे। यस मैम। ओके, लिख लिया ना सबने? चलो।
तो ताली क्या प्रॉब्लम है? ताली सबने नो मैम। ताली बेटा, किसका बेटा है? मौसम कैसा है तुम्हारे में? मैम ठंडा हो गया है। एकदम ठंडी होगी? यहाँ पे रात को काफी ठंडी थी। तुम्हारे साथ ऐसा कभी होता है तुमको बड़ी नींद आ रही है लेकिन तुम लेट रहे हो तो तुमसे सोया नहीं जा रहा है, ऐसा होता है? यस मैम। हेलो मैम। क्या करते हो? ये क्या करते हो? क्वेश्चन तो ये था मेरा। फोन चलाते मैम। मैम धो के आ जाते हैं। मुंह धो के सो आ ही जाते हो? जाते मैम। मुंह तो नहीं मेरे से धोया जाएगा, मेरे को बहुत कष्ट होगा। फोन तो हाँ, मैं फोन तो बीच में चलाती हूँ पर फिर मेरे को अफसोस होता है मैंने फोन क्यों चलाया। मैम गर्म पानी से धो। गर्म पानी करूँ और फिर मुंह धोऊं? बेटा तुम कौन से ग्रह से हो? इतनी मैम हिम्मत तब कहाँ? तो नींद आएगी। मैम मेरे पृथ्वी से। बेटा पृथ्वी में इतनी हिम्मत वाले लोग कहाँ से आ गए रात को उठ के गर्म पानी से मुंह धो रहे हैं? भाई मैं आगे कर रही हूँ, मैं नहीं इस बच्ची की बात सुन पाऊंगी। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो तुमको यही लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? ये तुम्हें डिजीज के साथ ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, तो अभी के लिए थोड़ा कष्ट करो और इन्हें लिख लो। ओके क्योंकि डिजीज में एक ही बार पढ़ाऊंगी यार। अगर पी क्यू की लेंथनिंग होगी, ठीक है, पी क्यू पॉइंट कौन सा है? ये वाला पी क्यू। अगर ये और लंबा आ गया, मतलब कि ऐसा कोई ईसीजी बन रहा है ऐसा वाला जिसमें ये रहा, लेट्स से इस तरीके का, तो तुमको दिख रहा है ये पॉइंट बहुत ही लंबा चला गया यार, इतना जाना नहीं था, ठीक है? तो नॉर्मल लेंथ के कंपैरिजन में ये बहुत लंबा हो गया। तो अगर पी क्यू की लेंथनिंग होगी तो वो बताते हैं कि टिश्यू डैमेज है, हार्ट के टिश्यू में डैमेज हो गया है। और पता है जनरली हार्ट के टिश्यू में डैमेज क्या होता है? तुमको याद है मैंने बताया था 1 करोड़ साल पहले कि अगर ये तुम्हारा दिल है, और मैं 4 डब्बों वाला नहीं बनाऊंगी, अगर ये दिल है तो दिल को भी अयोटा से एक सप्लाई जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। तो ये जो सप्लाई जा रही होती है जो पूरे दिल के अंदर ऐसे फैल जाती है, क्या कहते हैं उसको? कॉर्नरी आर्टरी। अरे वाह शाबाश, कॉरोनरी आर्टरी। क्या बात है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, रोना आ गया मुझे। तो कॉरोनरी आर्टरी खून देती है, तो एक्चुअल में खून क्यों दे रही है वो दिल को? ताकि वो उसके सेल्स को ऑक्सीजन दे सके, है ना? जो ये सोचो, हार्ट के अंदर इतना सारा ब्लड आता है बॉडी से, लेकिन वो उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती। हार्ट के सेल ऑक्सीजन सिर्फ कॉरोनरी आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई आ रहा है उसी से कर पाते हैं, अंदर वाले ब्लड से नहीं कर पाते, ठीक है? इतने ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाए, जैसे यहाँ पे फैट इकट्ठा हो जाए, जो तुम म्योनीस खाते हो ना मोमोज में लगा लगा के, वो फैट है गंदे वाला, है ना? सैचुरेटेड, सरसों के तेल से भी फैट निकलता है। तो अगर फैट वगैरह यहाँ पे इकट्ठा हो जाए ना तो ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो टिश्यू बहुत अच्छे से डैमेज हो जाते हैं हार्ट के, और हार्ट के टिश्यू डैमेज हो गए तो हार्ट की फंक्शनिंग खराब हो जाती है बहुत बुरे तरीके से, ठीक है? तो अगर लेंथनिंग ऑफ पी क्यू वेव है दैट मीन्स टिश्यू डैमेज है। फिर इसको आगे स्टडी किया जाएगा कि डैमेज क्या क्या रीजन है, क्या पॉसिबिलिटी है, कितने % डैमेज है, कितने % नहीं, ठीक है? अगर क्यूटी की लेंथनिंग होगी, अब क्यूटी का है तो हमेशा ना ग्राम को देखते हुए आगे चलना, ठीक है? तो क्यूटी की लेंथनिंग होगी का मतलब ये वाला क्यू एन टी, इसको करो लंबा। अगर ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया लेंथ में, फिर क्या होगा? टिश्यू डैमेज एज लो ऑक्सीजन टू द हार्ट टिश्यू, हार्ट टिश्यू को बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है इसलिए टिश्यू डैमेज यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है? अगर एस टी एलिवेटेड हो गया, तो एस टी एलिवेटेड हो गया तो क्या कंडीशन होगी? अब मुझे कोई बताओ एस टी कहाँ पर है? तुमको पता भी है बात क्या हो रही है क्लास में? यस मैम। बेटा Yes, इस ma'am. पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट पे लेंथ देते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को एसटी सेगमेंट कहते हैं। तो ये आएगा अगर एम्स या एएफएमसी लेवल का पेपर आ रहा है ना, तब ये पूछा जाएगा, नीट नहीं पूछेगा जनरली, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मैं बिल्कुल 100% गलत हो सकती हूँ इस केस में। तो एसटी सेगमेंट के साथ देखो दो चीज़ें, या तो वो एलिवेटेड होगा या वो डिप्रेस होगा। तो एसटी जनरली होता है ना नॉर्मल, एसटी सेगमेंट नॉर्मली कैसा होता है, ये पॉइंट लिख लेना, नॉर्मली वो होता है फ्लैट, जैसा कि इस पिक्चर में तुमको दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन बिल्कुल फ्लैट सी है ऐसी, है ना? तो एसटी सेगमेंट नॉर्मली फ्लैट होता है। अगर एसटी सेगमेंट कैसा हो जाए एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब
इंग्लिश की ट्यूशन दूंगा मैं तुम्हें? एलिवेटेड क्या होता है? मैम ऊपर उठना। उभरा हुआ। उभरा हुआ, ऊपर उठना, क्या हो गया? एलिवेटेड है तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी हार्ट अटैक। इस इंसान को हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है, आने वाली है या आ चुकी है। जैसे कभी कभार लगता है ना दिल में दर्द है, मतलब ऐसे दर्द सी हो रही है, चेक कराओ तो पता चलता है हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे कौन से जादुई टेस्ट हो जाते हैं, इससे पता चल जाएगा। एसटी सेगमेंट ऊपर आएगा मतलब इसको हार्ट अटैक आया है। कितनी इंटेंसिटी का आएगा वो आगे की स्टडी है, ठीक है, वो हमें नहीं जाना है यहाँ पे, वो तुम डॉक्टर बन के जाना। मैम अगर एसटी एलिवेटेड तो उस टाइम वेंट्रिकल और वेंट्रिकल की क्या सिचुएशन होगी, मतलब like अगर ज्यादा वेंट्रिकल ब्लड इससे पंप कर रहे पहले, होंगे। वेंट्रिकल इससे पहले कैसे था? सिस्टोल में था ना, तो वेंट्रिकल डायस्टोल की तरफ जा रहा है, तो इन बिटवीन है वो, सिस्टोल से डायस्टोल की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। मतलब कोई प्रोसेस हो गया है कि या कि ऐसी कोई कंडीशन हो गया वेंट्रिकल के अंदर, ये बता रहा है हमें कि वेंट्रिकल के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है कि वो डायस्टोल की तरफ नहीं जा पा रहा, हार्ट अटैक की कंडीशन आ गई है। समझ आई? तो मतलब कांटेक्ट नहीं करेगा? कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ करेगा। हो गया बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो यही हो गया। उसके बाद है कि वो ओके। कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो रिलैक्सेशन के पास स्मूथली जाता है वो नहीं हो पा रहा, या तो वो कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट में रह गया और रिलैक्सेशन में सही से प्रोसीड नहीं कर पा रहा। ओके ठीक है, मैम, ब्लड वॉल्यूम भी इफेक्ट करेगा फिर ये? बिल्कुल इफेक्ट करेगा यार, ढंग से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा तो बिल्कुल इफेक्ट डन करेगा, मैम। नो डाउट। अगर डन मैम। ये कर दूं मैं, डिप्रेस, डिप्रेस कर दूं, जैसे ही बोला मैंने तुमको टेस्ट है तुम्हारा संडे को, तो डिप्रेस हो गए तुम, है ना? तो अगर ये डिप्रेस हो गया तो फिर हमें कौन सी कंडीशन दिखाई देगी? लेस ऑक्सीजन टू हार्ट, दैट मीन्स लीड्स टू एंजीना। तो ये तुम अभी के लिए याद कर लो, एंजीना, लेस ऑक्सीजन टू हार्ट टिश्यू। यार हार्ट के टिश्यू की बात हो रही है, हार्ट के अंदर मत चले जाना प्लीज उसके ब्लड में अच्छा खासा खून है, ठीक है? तो ये एंजीना की तरफ लेके जा सकता है। अब एंजीना पूरा डिटेल में मैं जब कल पढ़ाऊंगी तो मैं आज क्यों पढ़ाऊं? तो ये 3 पॉइंट्स लिख लेना, अगर पेपर टफ हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। कौतिक, जी मैम। बहुत सारे बच्चे थे और काफी सारे बच्चे भाग गए। इतना मुश्किल टॉपिक है ये बताओ, नो मैम। भाग कैसे गए? या इतना आसान टॉपिक है कि सोचा हो जाएगा? आसान है, हो जाएगा इस सोच के बाद पता में। नहीं। अच्छा मैम अच्छा अच्छा कंफ्यूज कर दिया आपने। ओवर कॉन्फिडेंस में भर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। लिख लिया ये? यस मैम। यो ठीक है मैम। ठीक, आगे चलूं? यो यो चलो मैम। यस मैम। ओके ब्रिलियंट। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड के बारे में, ठीक है? अब ब्लड को फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि मुझे ब्लड का टॉपिक पसंद नहीं है। वैसे मैं ये पढ़ाने नहीं वाली थी, लेकिन मुझे तुम्हारे मासूम आवाज़ों पे तरस आ गया। मैं कहा मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन अब पढ़ोगे तो तुम्हें खुद डिटेल में बहुत ज़्यादा। ओके, तो ब्लड किससे बना होता है? ब्लड बना होता है प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से, ठीक है? तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? अगर एक ब्लड है, जैसे ब्लड वेसल्स है, तो वेसल्स के अंदर हम कहते हैं ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जितने भी सेल्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है सेल्स। और प्लाज्मा का क्या मतलब होता है? जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है ना, जिसकी वजह से ब्लड लिक्विड फॉर्म में तुम्हें दिखता है या तुम उसे छू सकते हो, वो होता है उसका प्लाज्मा। तो बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ओके, गॉट इट? इतनी सी बात, ये मैम। ये मैम। ठीक है? अब अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो क्या लगता है किसकी कितनी कॉम्पोजिशन होगी? प्लाज्मा में मिनरल्स। नहीं नहीं बेटा, प्लाज्मा कॉन्स्ट, अच्छा हाँ ठीक है, तुमसे बोलो कॉम्पोजिशन बोल रहा, मैं कॉन्सेंट्रेशन बोल रही थी। तो ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है नीट का, लगता है ना नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है? तो प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर पार्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल वाला पार्ट। ओके, गॉट इट? अब प्लाज्मा के बारे में थोड़े से पॉइंट्स बता दूं कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? कलरलेस। अच्छा, येलोइश भी होता है, वेट कर रहा था मेरे लिखने का। कलरलेस या येलोइश कलर का होता है। मेन कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी इसकी मेन कॉम्पोजिशन, कोई बता सकता है? वाटर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, पानी होगा इसके अंदर मेन। अगर मैं बोलूँ लगभग कितना, लगभग 91 to 92% तो वाटर ही है, इतना तो पानी ले गया। तो मैं फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट मिटा रही हूँ, और मैं पहले यहाँ पे प्लाज्मा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? चलेगा ना? यो मैम। चलेगा ही, तुम मना करके बताओ। दौड़ेगा।
अच्छा नहीं चलेगी, हिम्मत देख इसकी। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है 91 to 92% अप्रोक्सीमेटली लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, इससे पहले कोई मेरे को बोले उस नोटबुक में ऐसा लिखा था। इतना तो पानी है, पानी के अलावा क्या होगा बेटा इसमें? प्रोटीन्स Minerals. शाबाश, प्रोटीन 6 to 8%. मिनरल्स भी होंगे इसमें, वेरी गुड। और सॉल्ट्स भी होंगे इसके अंदर, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट, सॉल्ट्स भी होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर गैसेस होंगी, यस गैसेस भी होंगी, गैसेस भी होंगी इसके अंदर, ठीक है। अब प्रोटीन की बात करूं अगर मैं, तो कौन से वाले प्रोटीन है? प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है क्वेश्चन। किस तरीके के प्रोटीन आपको मिलेंगे? प्लाज्मा के अंदर आपको ऐसे प्रोटीन मिलेंगे जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। नाम पता है किसको? Albumin, globulin और fibrinogen. फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये पहला क्वेश्चन नीट का, ठीक है, 4 मार्क लिख लो। कैसे याद रखोगे? फिब्रिन फाइबर के धागे जैसे बन जाते हैं जहां पर चोट लगती है, तो फिब्रिनोजेन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद अंडे में कौन सा प्रोटीन मिलता है? एल्ब्यूमिन। Albumin. एल्ब्यूमिन क्या हेल्प करता है? मेंटेन, सबसे Osmotic जरूरी चीज, ऑस्मोटिक balance. बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है ब्लड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी बॉडी डिपेंड करती है इसके ऊपर, ठीक है। एल्ब्यूमिन, और लास्ट हमारे पास है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कहीं सुना है? ह्यूमन Yes, हेल्थ ma'am. एंड डिजीज में Antibodies सुना होगा। बनाता है ये और हाँ, immunoglobulin जिसको कहते हैं. यस, हेल्प इन इम्यूनिटी, ठीक है। तो इनके फंक्शंस के ऊपर ये प्रोटीन कहाँ मिलते हैं? प्लाज्मा में मिलते हैं। और इनके फंक्शन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन इन तीनों में से किसी पे भी आ सकता है। गॉट इट? सॉल्ट्स की बात करें तो कैसे सॉल्ट्स मिलते हैं आपको? जैसे सोडियम आयन या सोडियम क्या कहते हैं वो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैं पूरा लिख रही हूँ तो मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा। आई थिंक सोडियम बाइकार्बोनेट CO3 नेगेटिव होना चाहिए, यही होता है। HCO3 negative, yes, ma'am. हाँ, वो मुझे बाइकार्बोनेट ना CO के बाद लिख के H लिखने की आदत है, अपने लॉजिक। और गैसेस ऑब्वियसली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये मिलते हैं तुमको प्लाज्मा में, यहाँ होता है तुम्हारा प्लाज्मा खत्म। तो मैंने तुम्हें 2 चीजें पढ़ा दी, एक मैंने तुमको पढ़ाया लिम्फ, एक मैंने तुमको पढ़ाया प्लाज्मा, क्योंकि एंड में हम इसका चार्ट बनाएंगे और उससे क्वेश्चन आते हैं। लिम्फ और प्लाज्मा से कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं। डन? Yo-yo, ma'am. आ जाओ फिर खूनी सेल्स की बात करते हैं। खूनी सेल्स का दूसरा नाम? मैम 1 मिनट, प्रीवियस लाइन। 2 मिनट ले ले। डन मैम। खूनी सेल्स के क्या नाम है? और WBCs. WBC. अरे यार, ब्लड सेल्स बोल रही हूँ, उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी तो कहते हैं। N2 भी होगा इनमें क्या? हाँ बिल्कुल, वेस्ट मटेरियल तो होगा ना, पर वो उसकी मेन कॉम्पोजिशन नहीं, इसलिए हम उसमें मेंशन नहीं करते। ऐसे तो इसमें एंटीबायोटिक जो हम खाएंगे वो भी होंगी, बैक्टीरिया वायरस कुछ ना कुछ तो घुसा ही होगा, बिल्कुल फ्री तो होते नहीं हम डिजीज से, राइट, बिल्कुल होंगे। अच्छा, ये बनता कहाँ है प्लाज्मा? अरे 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 अरे, फॉर्म कहाँ होता है ये? फॉर्म इन लिवर। लिखो भाई, क्वेश्चन भूल गई मैं 4 मार्क का, रियली सॉरी। लीवर में बनता है ये, लीवर को संभाल के रखना, प्लाज्मा मैम नहीं बनेगा। मैम ब्लड तो बोन मैरो में बनता है, पर मैम प्लाज्मा लीवर में ही। हाँ, प्लाज्मा लीवर में बनता है, यस। ब्लड लेकिन बोन मैरो में बनता है, ये बात लड़की की सही है। चलो आगे। Yo-yo, ma'am. फॉर्म्ड एलिमेंट्स की लोकेशन क्या है? कितने परसेंट है ये ब्लड के अंदर? 45%। 45%। चलो 4 45%. मार्क ले जाओ, शाबाश, तुम भी ले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी? कहाँ फॉर्म होते हैं ये? इन रेड बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ है ये रेड बोन मैरो? मैम लॉन्ग बोन्स में। इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स को कहते क्या है हम? एपिफाइसिस। तो इनमें से कोई भी टर्म आ सकती है ना, तो कोई भी टर्म आएगी तो कंफ्यूज नहीं होना। तो कोई भी लॉन्ग बोन है, ऐसे जैसे हम हड्डी बनाते हैं, तो इनके जो एंड वाला रीजन होता है ये वाला, यहाँ पर बनेगा, ये
यहाँ पर बोन मैरो होगी और यहाँ पे ये बनेंगे और इन्हीं रीजन्स को हम बोलते हैं एपिफाइसिस। ओके डन। यो मैम। बहुत बढ़िया बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो इसको कैसे याद कराऊँ मैं? अरे यार फॉर्म्ड एलिमेंट्स इतना तो कर ही लोगे। आओ भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। कौन है ये? मेरा एक्स सपना फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा। कामना, ये कौन से कोड वर्ड में तुमने मुझे मैसेज भेजा है? मैम नहीं बोल रही थी कि पहले मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती थी पर अब ये इसका एक्स सपना है। यस मैम, पहले हड्डियों में इंटरेस्ट था, अब नहीं कितने है। कितने ही गलत तरीके से मैं इसको पढ़ सकती हूँ, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती है। हे भगवान, इन बच्चों को हिंदी लिखनी सिखाओ। तो छोड़ क्यों गया? अच्छा प्रोफेशन है। मैम 11th में सर ने हड्डियों के बारे में पढ़ाया ही नहीं, फिर ज्यादा कुछ पता नहीं चला, फिर मैंने बोला रहने देते हैं। हे भगवान, ये क्या लॉजिक था बे तेरा? अरे तो आगे पढ़ लियो ना, वो कौन से डॉक्टरी करा रहे थे तुझको, ये क्या बात हुई? मैम सर देख लेंगे शायद वीडियो, इसलिए रहने देते हैं। वाह। सर देख लेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 3 तरीके के सेल्स तुमको मिलेंगे। एक मिलेंगे तुमको कौन से वाले? तुम्हारे एरिथ्रोसाइट्स। फेवरेट एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल। वाह वाह, कमाल है। दूसरे दूसरे कौन से सेल मिलेंगे तुमको? ल्यूकोसाइट्स। leukocytes, ल्यूकोसाइट्स बोला, लिम्फोसाइट नहीं बोला, ठीक है? अब ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में जो इसके बाद भी गलती करेगा फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। और तीसरे स्पेशल टाइप के कौन से मिलेंगे जो ब्रेकेज ऑफ सेल से बनते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। thrombocytes, प्लेटलेट्स, और उनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। यस, अच्छा थ्रोम्बोसाइट्स तुमको पहले से ही पता था। अरे फिर स्पेलिंग गलत हुआ बाबा। थ्रोम्बोसाइट्स, बहुत बढ़िया, बना लिया। अब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, भाई बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, नीचे यहीं पे बना लो, फिर उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है? चेंज करनी थी ना शीट। मैम प्रीवियस स्लाइड। पता था मुझे, इसकी मीठी सी आवाज़ मुझे बोलेगी नाराज़ होके, मैम प्रीवियस स्लाइड। मैम इससे भी प्रीवियस स्लाइड। बेटा क्लास से बाहर चली जाऊँ क्या? ये ले। तू वेट कर रही थी कि वो बोले तब मैं बोलूँ कि प्रीवियस पे जाओ? लगता तो डन यही। मैम। ओके चलो, कहाँ है हम लोग? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हमारे कौन से सेल्स? WBC। डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर स्टेन डालूं, कभी तुमने वो ऐड देखी है, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला? मैम ये नहीं डाई। यस मैम। देखी है ना? हाँ, तो बस इमेजिन करना, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो अगर उजाला आएगा तो कौन से सेल पे रंग लगा के जाएगा? वो रंग लगा के जा पाएगा किस पे? ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स पे। उसके बाद छोटे छोटे ग्रेन है, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कलर को पकड़ लेते हैं। और किस पे वो रंग नहीं लगा पाएगा? ए ग्रेन्युलोसाइट, एब्सेंट। तो जिनके पास भी ग्रेन्यूल्स नहीं है वो रंग पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो उजाला इसको कलर नहीं दे पाएगा, इसको बनाएंगे भी फिर हम वाइट कलर से, ठीक है? इतनी बात क्लियर? ये क्वेश्चंस आते हैं इन टर्म्स पे। मम्मी सी मम्मी तंग मत करो, पढ़ रही है वो अभी, मसा तो पढ़ने लगी है। आओ भाई। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ले, सही तो बोल रही हो, पढ़ लिया कर। चलो, ग्रेनुलोसाइट को किस में डिवाइड करेंगे? किसी ने वो कार्टून देखा है गंदा सा, बेन बेन 10? मैम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। यस कोई मैम। बात नहीं, खुश हो जा फिर। ये ले, तेरा बेन 10 आ गया। बी स्टैंड्स फॉर बेसोफिल। ई स्टैंड्स बेसोफिल्स। फॉर, तो चीख क्यों रहा है? यही होगा। ईओसिनोफिल्स। एसिनोफिल। ये कौन सी इंग्लिश बोली तूने? इसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स। पिल्लू, इसे पिल्लू पिल्लू क्या, कहाँ से? जर्मनी, जर्मन? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। अच्छा हंसता रहेगा लेकिन ना बोलेगा पूरा। अरे तुम्हारा नेफ्यू कैसा है? बहुत बढ़िया मैम। कितने साल का है?
4 years. ओके, तो तब शर्मा के क्यों बोल रहे? इलेक्शन किसके हो रहे हैं तुम्हारे वहां पे? MCM. ए पहले एमएलए यार, एमएलए के मैम लिखो मैम पहले। पहले MLA एमएलए फिर सीएम। MLA चेंज होंगे तभी तो आएगी ना फिर सरकार किसकी आएगी भाई, अगर जो भी अच्छा 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 अच्छा, इलेक्शन किसके हो रहे हैं? एमएलए के। तो एमएलए लिखो ऐसे, एम स्टैंड फॉर मोनोसाइट, मोनोसाइट और एल स्टैंड फॉर, बस लिम्फोसाइट। यहाँ गलती lymphocytes. मत करना, लिम्फोसाइट है यार, ठीक है। लुकोसाइट के अंदर, लुक का पंजाबी में मतलब होता है लुक, मतलब लुक देखना, लुका छिपी टाइप, ठीक है। तो लुकोसाइट के अंदर छुप के बैठा है लिम्फोसाइट, भगवान के लिए किसी भी तरीके से याद रख लो। तो MLA से एग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। तो तुमको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए किसके नीचे क्या लिखना है, ठीक है। क्योंकि यार यही भूल जाता है कि न्यूट्रोफिल्स कहाँ डालने और कहाँ नहीं डालने। तो याद रखना, बेन एक तरफ है, बेन 10, और MLA एक तरफ है। गॉट इट? मैम आओ, सबसे पहले हमने आरबीसी की बात करी थी, थोड़ा सा आरबीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। बेशक मैं बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहती और बहुत ही इस टाइम अपने आप से नाराज हूँ, पर फिर क्या कर सकते हैं, पापी पेट, ठीक है। तो जो आरबीसीज होते हैं वो किस शेप के होते हैं? बोल कर, अब विधानसभा चुनाव है भाई, ये बता रहे हैं, बाइकनकेव। बाइकॉनकेव होते हैं, ठीक है। तो बाइकॉनकेव का क्या मतलब होता है? There's a मैं depression between them. अच्छा, हम फिजिक्स आती है इसको, ठीक है। इसके पास स्पेस होती है, बाइकॉनकेव होते हैं, और इनके पास न्यूक्लियस होता है। नो मैम। हम्म ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्यों नहीं होता इनके पास? देखो, छोटे होते हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है, बड़े होने के पास इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट। एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि इनके पास इतनी स्पेस हो जाएगा, न्यूक्लियस होगा तो वो स्पेस लेगा, तो न्यूक्लियस हटा देते हैं और उसकी जगह पे हीमोग्लोबिन जगह ले लेता है ताकि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगा पाए। एक आरबीसी कितने हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? क्या बात कर रहे हो यार? मैम 4। मैम रिपीट करना। अब तो गाड़ी निकल गई, अब क्या रिपीट करूं? एक आरबीसी कैरी कर सकता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये नीट का क्वेश्चन है यार, 4 मार्क्स का, ये सबको पता है, अब तुमको भी पता है, लिख लेना। तो आरबीसी बायोकॉन्केव सी होती है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर होने पे, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड, किसमें? मैच्योर आरबीसी। प्लीज यहाँ पे खेले जा सकते हैं तुम्हारे जज्बातों के साथ। बचपन में होता है तभी तो वो बड़ा होता है, फिर बड़े होके उसका काम सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होता है ना, तो वो न्यूक्लियस को ही मार देता है, कहता है जरूरत नहीं है, थोड़े दिनों में मैंने मर जाना है। आरबीसी की लाइफ कितने दिनों की होती है? 115 to 120 days. ओके, ठीक है, ऑलराइट। किसकी बॉडी में आरबीसी राउंड शेप का होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Camel. जो कैमल होते हैं ना, हाँ, उनकी बॉडी में होता है राउंड शेप। कैसे पता तुझे ये? पढ़ा मैम पहले. तो कैमल की बॉडी में राउंड शेप का आरबीसी होता है। गुड, याद है अगर तुम्हें तो, ठीक है। अब आरबीसी की फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? Erythropoiesis. एरिथ्रोपोइसिस। क्या बात है बेटा, तेको तो आता है ये वाला चैप्टर। बैठा क्यों है तो यहाँ पे, भाग जा। अरे यार, डिस्ट्रिक्ट वाले भी फोन कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये है इंपॉर्टेंट। ये मत पूछना कौन से एंट्रेंस का है, मुझे याद नहीं है, पर मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन में लिखा है। ओके, डन इतना। और हमें क्या पता चल सकता है? और हमें क्या पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी में जनरली कितना आरबीसी आपको मिलता है? 12 to 16 ग्राम्स के बीच में। फीमेल में ज्यादा नहीं, मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम, राइट? यो मैम। ठीक है, इतना डन। और एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है, चलो आगे छोड़ो, यहीं पे लगते हैं हम लोग। इतना इतना डन सबका? डन और मैम। नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? एक नंबर पे क्वेश्चन बनता है, कितने नंबर होते हैं आपके ब्लड के अंदर? 5 to 5.5 millions of RBC. तो याद रखना 5 की लाइन में ये वर्ड थे, ठीक है। अगर एग्जैक्टली याद नहीं रहता ना तो थोड़ा टर्म का आइडिया रखते हैं। 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी सेल पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। नॉर्मल है ये, इससे ऊपर नीचे हुआ ऑब्वियसली कोई कंडीशन होगा। चले आगे, डन। यस मैम।
ठीक है, अब WBC के बारे में एक पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है WBC के ऊपर, कि सबसे पहले तो ये किस शेप के होते हैं जनरली? इरेगुलर। इरेगुलर शेप को हम एक और वर्ड दे देते हैं एमीबॉइड। ओके, तो एमीबॉइड वर्ड किसके साथ आएगा, किस सेल के साथ आएगा? WBC के साथ आएगा। दूसरा, ये एमीबॉइड होते हैं और इनके पास ना कुछ RBC ऐसे होते हैं जिनके पास दूसरे सेल को खाने की ताकत होती है। तो ऐसे खा जाएंगे ना किसी चीज को, जैसे तुम खाना खाते हो, एप्पल खाते हो, तो जब एप्पल खाते हो उस मूवमेंट को मैं कह सकती हूँ हाँ साहिल राइट, उस मूवमेंट को मैं कह सकती हूँ फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो जब ये फेगोसाइटोसिस मूवमेंट जो शो करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, ब्लड वेसल से कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। तुमको याद है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो था उसके अंदर कुछ WBC भी मिलते थे, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ ये बाहर निकल जाते हैं और टिश्यूज के बीच में जो छुपे हुए बैक्टीरिया वगैरह है ना उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर निकल जाते हैं ना ब्लड वेसल से, इन मूवमेंट को हम कहते हैं डायप्टेसिस। क्या बोल दिया मैंने? डायप्टेसिस। डायप्टेसिस का मतलब क्या है? एक स्पेशल मूवमेंट होती है जो WBC शो करते हैं और ये ब्लड वेसल से बाहर निकल आते हैं, इसको कहते हैं हम डायप्टेसिस मूवमेंट। तो ये WBC शो करता है। ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है। गॉट इट? यो मैम। इसको नहीं ये समझ मैम। आया? ये ब्लड वेसल है, ये रहा हमारा WBC और ये यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, और ये कहाँ आ गया? ये हमारे टिश्यूज की स्पेस के बीच में आ गया, ये हमारे टिश्यू है। तो इस मूवमेंट को मैं कहूंगी, इस वाली मूवमेंट को डायप्टेसिस। ओके राइट। और कौन से ऐसे WBC और डायप्टेसिस शो करते हैं स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो दो सेल है जिनका नाम है मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट या ग्रेनुलोसाइट? मैम ग्रेनुलोसाइट्स। मोनोसाइट क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट या ग्रेनुलोसाइट? मैम ए ग्रेनुलो। एक ग्रेनुलोसाइट। देखो दो अलग कंडीशन में। ठीक है, तो ये दोनों शो करते हैं फेगोसाइटोसिस, इसलिए ये दोनों शो करते हैं डायप्टेसिस। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये तो किसी मेरे टेस्ट में भी आया हुआ है यार। ओके डन, चलो आगे। यस ये मैम। चलो, इससे पहले किसकी फिजिक्स की क्लास है, किसकी क्लास है? मैम फिजिक्स। ठीक है, आओ फिर ग्रेनुलोसाइट को खत्म कर ले। बस स्लाइड। ओके, हम इससे मैम एज यू सेड कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होगा ना, तो उसमें ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगी, तो फिर वो रिस्पायर कैसे करेगा? हाँ थोड़े टाइम के लिए रहता है, इसलिए उसकी लाइफ छोटी होती है। जैसे वो मैच्योर होता है ना तब उसमें RBC में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए वो सर्वाइव कर जाता है। मैम नेक्स्ट। रेस्पिरेशन कैसी होगी मैम उसकी फिर? लाइक उसको O2 भी तो चाहिए उसको रेस्पिरेशन करने के लिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया फिर राइबोसोम्स नहीं होंगे, तो मतलब एनारोबिकली करेगा फिर वो कि या फिर एरोबिकली? एनारोबिक में जाएगा। मैं एक बार लेकिन ये चीज चेक करूंगी, मैंने सोचा नहीं इस बारे में। ठीक है, ओके मैम। डन मैम। ओके। एनारोबिक में जा नहीं पाएगा यार, उसके पास ऑक्सीजन है आसपास। एक बार मुझे चेक करने देना साहिल। ठीक है मैम, लुकोसाइट वाली स्लाइड दिखा दोगे आप? हाँ लुकोसाइट की देख ले बेटा, कहाँ है? ये रही। ठीक है साहिल, एक बार मैं चेक करूँगी, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे एक बार क्वेश्चन याद दिलाती हूँ। ओके मैम। हाँ मेरे हिसाब से एनारोबिक नहीं करना चाहिए यार, तो दिक्कत हो जाएगी। डन मैम। ओके, सबने लिख लिया इतना? यो मैम। ये मैम। और फिर ग्रेनुलोसाइट पे चले। कितने टाइप के ग्रेनुलोसाइट थे, किससे याद किया हमने? बेन। बेन। हाँ गंदा कार्टून। हाँ गंदा कार्टून। आओ, उल्टा लिखा था ना हमने ऐसे BEN करके। आ जाओ फिर, N स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल्स ना। चलो फिर पहले न्यूट्रोफिल से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल नाम से कैसा लग रहा है? न्यूट्रल सा लग रहा है ना? यस मैम। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है वैसे? न्यूट्रल का मतलब कैसा होता है? जो ज्यादा नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव नहीं है, एक न्यूट्रल सा बिहेवियर है उसका। ठीक है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं बोलना, बीच में रहना है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो न्यूट्रोफिल्स वो सेल होते हैं जो स्टेन हो जाएंगे, स्टेन विद एसिडिक एंड बेसिक डाई बोथ। ये जो मैं तुम्हें करा रही हूँ ना, इसके एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, और जब मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर कराऊंगी स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें सारे के सारे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, साउंड लाइक वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। भूल जाता है ये। ठीक है, तो वो कौन से सेल्स है जो दोनों डाई से स्टेन होते हैं? वो न्यूट्रोफिल्स है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? फैगोसाइटिक होता है ये।
फैगोसिटिक होते हैं, ये हमने पीछे भी देखा, डायस्टेसिस ये शो करेंगे। उसके अलावा ये कितने आरबीसी कॉम्प्रोमाइज, मतलब कितने सारे आरबीसी न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अराउंड 100 में से 60 to 65%। डब्ल्यूबीसी एक्चुअली सिर्फ यही होते हैं न्यूट्रोफिल्स, 60 to 65%, मतलब इनका नंबर मैक्सिमम है। इवन इन्फेक्शन के साइड पे सबसे पहले यही भाग कर आते हैं। ओके, अब अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूँ, न्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, किसी को पता है? मल्टीलोब शेप का। मल्टी लॉब शेप का, वेरी गुड। तो इसको ऐसे बहुत सारी लोब वाली बना दो, लोब मतलब छोटे छोटे ऐसे गोले से बना दो। तो इनका जो न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ओके। तो न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी लोब। तो ये इनकी पहचान है, माइक्रोस्कोप में ऐसे ही पता चलेगा ये मल्टी लोब। और अगर इनकी पहचान है ना, तो ये इस नीट का क्वेश्चन बनता है। डन। यो मैम। इसिनोफिल्स बताओ भाई, इसिनोफिल के बारे में। बाइलोब न्यूक्लियस एसिडिक हाँ 2 to 3% प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी में देखो, और एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शंस लाइक अस्थमा एंड पोलन एलर्जी एंड हे फीवर। ओके। तो इसिनोफिल, वेरी गुड। इसिनोफिल्स क्या है, ईयरफोन, जैसे ईयरफोन लगाते हैं ना उसे हेडसेट, तो ऐसे ही इसका न्यूक्लियस है। दो लोग दिख रहे हैं ना तुम्हें, दो गोले, तो मैं इसको बोलूंगी इसका न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब्ड। ठीक है, जो पढ़ के आए उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें पता चल जाएगा। ओके तरुण, डन तरुण। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो याद रख लेना तुम, इसिनोफिल है जो तुम सर पे ऐसे हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हो, बाइलोब। तो पहले हमने मल्टीलोब करा, फिर हम बाइलोब करेंगे। ओके चलो, उसके बाद हम 3 लोब का भी करेंगे, धीरे धीरे लोब कम नहीं बढ़ा रहे हैं। चलो, तो न्यूक्लियस कैसे है इसका, बाइलोब। ओके, और ये कैसे डाई से स्टेन होते हैं, ये कौन सी डाई से स्टेन होंगे, स्टेन बाय एसिडिक डाई। क्या होगा, हाँ एसिडिक डाई। ठीक है, स्टेन बाय एसिडिक डाई। तुम्हें ये कैसे याद रहेगा, क्योंकि अभी मैं बेसोफिल कराऊंगी ना, तो वो बेसिक डाई से होगा, तो तुमको याद हो जाएगा ई से एसिडिक डाई याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, और ये जनरली कब प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग, मतलब इनका ब्लड में नंबर तुमको कब ज्यादा मिलेगा, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा बॉडी में, उस टाइम पे तुम्हें इनका नंबर बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक रिएक्शन, कोई पैरासाइट ने तुम्हें अटैक कर दिया तो पैरासिटिक रिएक्शन में भी तुम्हें मिलेगा इन्फेक्शन। गॉट इट। तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के साथ मिक्स होके क्वेश्चन आ सकता है इससे। चलो नेक्स्ट पे चल रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो बचा है दैट इज बेसोफिल्स। बेसोफिल बेस याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सी डाइट से स्टेन होंगे, बेसिक एग्जैक्टली बेसिक डाई। नाम का भी तो कोई तर्क होगा ना, यही इसका तर्क है। ठीक है, कैसे इसके पास लोब, कितने लोब का न्यूक्लियस है, 2 to 3 lobed। यस ट्राइलोब्ड, ट्राइलोब न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया। तो न्यूक्लियस आपको एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, तो उस डायग्राम पे लेबलिंग आ सकती है। ठीक है, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे रिलीज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट, Histamine, serotonin and heparin। हिपेरिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। पता है इसका काम, मैम हिस्टामाइन एसोसिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन से, इन्फ्लेमेशन के टाइम पे रिलीज होता है। सीरोटोनिन और हेपेरिन, मैम सीरोटोनिन Heparin anticoagulant। और बस सेरोटोनिन, मैम वैसो कंस्ट्रक्टर। तो ये सारे के सारे डिफरेंट इन्फेक्शन के टाइम पे ये रिलीज करता है। हिस्टामिन और कौन रिलीज करता है, मैम ये सिग्नल्स भी तो कैरी करता है। हाँ बिल्कुल कैरी करता है। मैंने कब का एक काम करता है बाबले, मैं ये पूछ रही हूँ कि और कौन सा सेल है जो हिस्टामिन रिलीज करता है, मास्ट सेल सुना है किसने, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चलो करेंगे। मास्ट सेल होते हैं जो हिपेरिन हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। अच्छा कहाँ तक पहुंचे हम, पीछे आते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोगों ने कर लिया आरबीसी, हम लोगों ने, उसके बाद हम चल रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में हमने कौन सा पार्ट कर लिया, ग्रेन्युलोसाइट्स, राइट, ए ग्रेन्युलोसाइट्स कर लिया, कर लिया या नहीं, यो मैम ए ग्रेन्युलोसाइट कर दिया।
कोशिश करेंगे कि प्लेटलेट्स हो पाए, बढ़िया, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। तो ए ग्रेनुलोसाइट का भाई एग्जांपल बता दो, क्या इसके अंदर कौन से पढ़ने हैं? मैम लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। हाँ, ये जो मैंने ग्रेनुलोसाइट बोला था ना बेटा, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे डॉट डॉट जैसे दिखाई देंगे तुम्हें ग्रेन्यूल्स, ये है जो स्टेन लेते हैं। जिस बच्चे को ऐसे भी हो ऐसा कि ग्रेनुलोसाइट बोल रहे हैं लेकिन ग्रेन्यूल का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे से दिखते हैं ग्रेन्यूल्स, तो स्टेन पकड़ लेते हैं, तो ये हमें माइक्रोस्कोप में इजीली दिखते हैं। ठीक है, ओके। अब ए ग्रेनुलोसाइट में ऐसे तुम्हें यो मैम। धब्बे से नहीं दिखेंगे, राइट? तो ए ग्रेनुलोसाइट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स, राइट? तो लिम्फोसाइट्स Yes. कौन से होते हैं, दो नाम बताओ। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट दो मेन टाइप के होते हैं, वन इज नोन एज बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उनका? बी सेल्स। बी सेल्स। और फिर हमारे पास होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और इनको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज टी सेल्स। टी इसकी डिटेल सेल्स। है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो इनकी स्पेशल बात क्या होती है, अगर मैं स्ट्रक्चर के सेंस में बोलूँ, तो अगर मैं इनको ऐसा बना लूँ तो इनका न्यूक्लियस किस शेप का होता है, वो इनकी स्पेशल बात है। लार्ज दोनों- राउंडेड न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है दोनों का, वो किस शेप का होता है हमारे पास? हॉर्स शू शेप, हॉर्स का जूता, ठीक है? जो उसको वो नाल सी बना देते हैं ना, उसके जैसा होता है, हॉर्स शू शेप का। ओके, बी सेल क्या रिलीज करते हैं? एंटीबॉडीज नहीं, हाँ, बी सेल डिवाइड होते हैं प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल में, और प्लाज्मा सेल रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज, राइट? तो बी सेल अल्टीमेटली रिलीज करते हैं एंटीबॉडी एक तरह से, तो नीट में ये क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है? और टी सेल क्या करते हैं? किल, करते हैं। हेल्प्स टू किल पैथोजन, जो भी पैथोजन है उसको मारने में मदद करते हैं। तो कभी भी टी सेल के आगे ये मत लग देना कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना, कोविड में सारा काम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का बी सेल ने किया, लेकिन एंटीबॉडी कभी भी किसी एंटीजन को, किसी पैथोजन को मार नहीं सकती, उसको मारते टी सेल ही है। तो किलर्स टी सेल है, और बी सेल बस वो है जो हथकड़ी पहनाते हैं, वो जो हथकड़ियां है ना, वो हमारी एंटीबॉडीज होती है। समझ आई बात? ये मैम लिख लिया? मैम। यो मैम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, एक था लिम्फोसाइट और दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट, कौन सा था? मैम मोनोसाइट। मोनोसाइट प्रीवियस स्लाइड बताना एक बार। मैम हाँ हाँ, ले ले। बताना है या लिखना है तुम्हें? 10 मैम ओके, एक और ने पीछे से बताना बोला था बेटा, हो गया या समझाने को बोला तूने? ओके, ऐसे बात चलता ना। ओके, मोनोसाइट, मोनोसाइट की स्पेशल बात क्या है? मैम स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी, वेरी गुड। फेगोसिटी in नेचर, वेरी गुड। और इनकी किडनी, किडनी, अरे भगवान, इनका जो वो किडनी होता शेप है, न्यूक्लियस। किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। यस यस, बस यही था, न्यूक्लियस इनका है 6 किडनी to शेप। 8%। परसेंट ये है किडनी शेप न्यूक्लियस, ठीक है? और ये क्या कहते हैं, फेगोसिटिक होते हैं इन नेचर, ठीक है? और लार्जेस्ट होती है डब्ल्यूबीसी साइज में, राइट? देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स तुमको खुद देखने पड़ेंगे, सब तो नहीं मैं करा पाऊंगी, तो तुमको एक आइडिया दे दिया, राइट? परसेंटेज वगैरह लिख लेना एक बार बैठ के। ओके, चलूँ आगे? यो मैम। बचा क्या? और मैम एमोबॉइड मूवमेंट जो है वो सारे डब्ल्यूबीसी शो करेंगे। एमीबॉइड, एमीबॉइड उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी मूवमेंट है वो डायबिटीज की बात कर रहा है इस Yes, तरीके ma'am, से, yes, क्योंकि हाँ, डायबिटीज फेगोसिटिक सेल मूव शो करेंगे स्पेसिफिकली। पीछे लिखवाए थे कौन से थे? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल वो शो करेंगे, हाँ वो शो करेंगे, तभी तो लिखवाया था बाबले। डन, वापिस आओ वापिस आओ, भाग कर आओ, भाग कर आओ। कहाँ गया? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ग्रेनुलोसाइट डन, ए ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट डन। बचा क्या? बचा प्लेटलेट्स, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। कर ले थ्रोम्बोसाइट फटाफट। यो मैम। दो क्वेश्चन है बट बुक में से नहीं है, ऐसे डाउट है जो क्या मैं पूछ सकती हूँ? आज क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? क्लास के बाद मेरे को व्हाट्सएप पे कर लेना, नहीं समझ आएगा मैं वहां समझा दूंगी, ओके? नहीं तो यहाँ पे सबका फिर रह जाएगा। चलो लास्ट कर लेते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किन सेल से बनती है? स्पेशल सेल्स होते हैं, नाम पता है इन सब स्पेशल सेल्स का? ओ,
स्पेशल सेल विच आर नोन एज मेगा, लिख लो इसको, मेगा कैरियोसाइट्स। कैरियो मेगा कैरियोसाइट्स आर द सेल्स जिनसे प्लेटलेट्स बनेंगी। तो मेगा कैरियोसाइट्स में क्या हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन। हो कहाँ रहा है, बोन मैरो में, ठीक है। तो इसमें हो जाती है फ्रेगमेंटेशन। तो ये मेगा कैरियोसाइट जो बड़ा सा सेल है वो आगे जाके टूट जाएगा। तो जब वो टूट जाता है तो वो छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है। तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए, अरे रे गलत स्पेलिंग, क्या इतनी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, बेसिकली प्लेटलेट्स एक केमिकल रिलीज करते हैं। ओके, यहाँ लिख रही हूँ, रिलीजेस क्लॉटिंग फैक्टर। फैक्टर का मतलब है उस चीज के बारे में स्टडी अभी भी हो रही है, पूरी नॉलेज नहीं है हमारे पास, उस चीज के आगे हम फैक्टर वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं। अगर कहीं पे भी कट लगा है तो वो हील हो पा रहा है, ठीक है। अब तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स है ना, जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये पूरे दिन में बहुत बार फटती है। छोटे छोटे इनमें बहुत सारे क्रैक्स पड़ते हैं, पूरे दिन में बहुत बार बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्रैक्स पड़ते हैं क्योंकि ब्लड मूव कर रहा है ना प्रेशर से, तो फटना तो लाजमी है। तो ये छोटे छोटे क्रैक बनते हैं और उसी टाइम भर भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो भर कैसे जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट्स। तुम प्लेटलेट्स का अमाउंट कम करो, जैसे ही प्लेटलेट्स का अमाउंट थोड़ा सा भी गिरा ना, ये जो छोटे छोटे क्रैक्स बॉडी में हो रहे हैं हर मिनट, इस टाइम भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ये फिल नहीं होंगे। जैसे फिल नहीं हो तो बॉडी के अंदर तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी ना, तो बचना तो बहुत मुश्किल है। तो प्लेटलेट्स कम होने से बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग बच सकती है, प्लेटलेट्स कम होने से ये हीलिंग प्रॉपर्टी जा सकती है। इस वजह से प्लेटलेट्स कम होने से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं पर्सन के सर्वाइव ना कर पाने के, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। अब इसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है प्लेटलेट्स की, कितने दिन के लिए जिंदा रहते हैं, 7 days इट्स अबाउट अ वीक। अबाउट वीक, हाँ 7 days और अबाउट वीक, अप्रॉक्सीमेटली अ वीक, ठीक है। प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनके पास न्यूक्लियस होता है, without nucleus. नो हाँ मैम, सेल नॉन के नॉन टूटने से बने तो न्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड होते हैं, राइट। अप्रोक्सीमेट सेफ नंबर कितना है, 1 लिख दिया आप तो पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड। कौन हंसा ये है, माइक खोल के हंसते हो, शर्म नहीं आती। फिजिक्स की क्लास है ना, ये मैम। ओके लिख लीजिए। अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, thrombocytopenia. वो सब अभी कॉल करके मरेंगे। तो मैं कर रही थी तब कोई फोन नहीं उठाता था, बताओ। थ्रोम्बो, हेलो, Thrombocytopenia. अच्छा अच्छा आ रही आवाज़, सॉरी मेरे यहाँ पे आ रहा है, सिग्नल की दिक्कत है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया का पी तो बहुत बड़ा हो गया, ज़्यादा पीली लग रहा है इसने। साइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ओके। आज जो इतना मैंने लिख लिया है ना, मेरी उंगलियां भी ऐसे हैरान है, क्या हो गया तुम्हें, ओके। और इसके जो सिम्टम्स आएंगे, अगर किसी के प्लेटलेट्स कम है तो सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, तो इंसान को सिम्टम्स जो फील होंगे, सिम्टम्स आर नोन एज, इसके लिए भी स्पेशल वर्ड है, सिम्टम्स आर नोन एज, पता है किसी को, परप्यूरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। साइंटिफिक टर्म है ना तो कंफ्यूज कर सकती है, तो परप्यूरा उसके सिम्टम्स को बोलते हैं। डिजीनेस होना, ठीक है, वैसे तो गिर ही जाता है इंसान जब प्लेटलेट्स कम होती है, तो भाई बेहोश होते हुए देखे हैं मैंने लोग। डेंगू के टाइम पे बहुत प्लेटलेट्स कम हो जाती है, फ्रेंड बेहोश हो गया था मेरा, उसको घसीट के उठा के लेके गए थे क्योंकि वो बहुत हेल्दी था। तो डिजीनेस होना, राइट, तो वो सारे सिम्टम्स को टुगेदर हम परप्यूरा कह देंगे। गॉट इट, गॉट इट और नॉट, Do you know? डन। Done, ma'am. Done, ma'am. किसी को कोई डाउट, मैम हेमोफीलिया में यही क्लोटिंग फैक्टर मिसिंग होगा। हाँ 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 बिल्कुल, हीमोफीलिया क्लोटिंग नहीं होती उन बेचारे बच्चों में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको बच के रहना पड़ता डन मैम। है, ओके। मेरा जूनियर था कॉलेज में, तो उसको चोट से बहुत डर के रहना पड़ता था, अगर हील ही नहीं होती, इसलिए वो अपना ध्यान बहुत रखता था, ओके। मैं आगे पढ़ाने जाती क्योंकि टाइम हो गया, पर हर सर नहीं आए अभी तक, ओके। एक बात बताऊं,
ये मैम यो मैम। अगर ये आरबीसी है और ये इस आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो रेड कलर से बना दी है, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे वो होते हैं प्रोटीन, पता है इनको क्या कहते हैं? इसके ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं और इनका एक स्पेशल नाम होता है। इन प्रोटीन्स को हम बड़े प्यार से बुलाते हैं एंटीजेंस। एंटीजन वैसे तो हम उसको बुलाते हैं जो एंटीबॉडी, जिसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी है, जो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसके पास एक बहुत प्यारी प्यारे एंटीजन होते हैं जो हेल्प करते हैं बॉडी को बताने में कि ये वाले आरबीसी ना अपने हैं, ये बाहर से नहीं आए हैं, इनको मारना नहीं है, ठीक है, नहीं तो इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी इन्हीं को मार दे। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं हम इनको एंटीजन बुलाते हैं। ओके, चलो सर इज हियर, बच गए तुम।